होबार्ट हरिकेन्स और दुबई कैपिटल्स के बीच होने वाला आज का जीएसएल टी20 मतलब ग्लोबल सुपर लीग टी20 जो कि खेला जा रहा है वेस्टइंडीज के प्रोविडेंस स्टेडियम गयाना के मैदान पर, जहां पर ऑलरेडी दो मुकाबले खेले जा चुके हैं। ना सिर्फ उन दोनों मुकाबलों में बल्कि उसके पहले भी कुछ और मुकाबले जो पिछले खेले गए थे, चार और यानी कि पिछले 6 टी20 मुकाबलों को अगर आप यहाँ पर देखें जो इस मैदान पर खेले गए हैं। चूंकि सबसे पहले इस मैच का प्रेडिक्शन करने के पहले हमको पिच के बारे में समझना पड़ेगा, उसी की बेसिस पर कौन सा बैटर कितना बेहतर उस तरीके की बॉलिंग यानी कि जो सामने की टीम में बॉलिंग का होगा उस तरीके की बॉलिंग कितना बेहतर खेलता है, और जो बॉलिंग सामने की टीम में होगी वो कितनी बेहतर है, चाहे वो स्पिन डिपार्टमेंट हो चाहे पेस डिपार्टमेंट हो। और पेस डिपार्टमेंट में भी इस विकेट को देखते हुए कौन सा सूटेबल बॉलर होगा, वो सभी जानने के लिए सबसे पहले हमको, जैसा मैंने बताया, पिच रिपोर्ट जानना जरूरी होगा ही। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि प्रोविडेंस स्टेडियम गयाना के मैदान पर यह मैच खेला जाएगा, लेकिन भारत के समय के हिसाब से तो 11 जुलाई को शाम को 7:30 बजे मैच होगा, यानी कि आज शाम को 6:30 बजे से। लेकिन वहां के लोकल टाइम के हिसाब से सुबह 10 बजे का मैच होगा, एक पूरी तरह से डे मैच जो कि खेला जाएगा प्रोविडेंस स्टेडियम गयाना के उसी मैदान पर। जैसा मैं आपको बता चुका हूं कि ये मैच नंबर 3 है इस टूर्नामेंट का, तो दो मुकाबले ऑलरेडी यहां पर खेले जा चुके हैं। एक मैच तो सेम इसी टाइम पर था जो कि 10 जुलाई को खेला गया था सुबह 10 बजे वहां के लोकल टाइम के हिसाब से, जहां पर डीसी की टीम ने 165 रन बनाए थे 7 विकेट के नुकसान पर। इसका मतलब यह भी हो गया कि जो आज के इस मैच में दोनों टीमें खेल रही हैं उसमें से दुबई कैपिटल्स की टीम ऑलरेडी एक मैच खेल चुकी है, उसने टॉस जीता, पहले बैटिंग कर 165 रन बनाए 7 विकेट के नुकसान पर, जहां पर पावर प्ले में उनके 49 के स्कोर पर 2 विकेटें गिर गई थी। हालांकि इसमें कोई ऐसी पिच के अंदर ऐसी बात थी नहीं कि तेज गेंदबाजों को कोई बहुत ज्यादा हेल्प यहां पर मिल रही थी, लेकिन निश्चित तौर पर एक ट्रिकी पिच यहां पर देखने को मिली हमको पहले मैच के दौरान भी, जहां पर 2 विकेटें पेस ने, 4 विकेटें स्पिन ने ली पहली इनिंग के दौरान। और इसके बाद अगर बात करें तो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की टीम जो न्यूजीलैंड की डोमेस्टिक टी20 चैंपियन टीम है, इसने 143 रन बनाया 8 विकेट के नुकसान पर, जहां पर 3 विकेटें पेस ने ली, 5 विकेटें स्पिन ने ली। पावर प्ले में यहां पर भी पहले 6 ओवर में 2 विकेटें गिरी। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो पहले बैटिंग करने वाली टीम ने मैच को काफी इजीली जीता, जहां पर स्पिनर्स दोनों इनिंग के दौरान गेम में बने हुए थे, ना सिर्फ बने हुए थे बल्कि डोमिनेट भी कर रहे थे। और उसके बाद जब दूसरा मैच यहां पर खेला गया रंगपुर रेंजर्स और साथ ही साथ गयाना अमेजन वॉरियर्स के बीच में, जो बांग्लादेश और वेस्टइंडीज की डोमेस्टिक टी20 चैंपियन टीमें हैं, तो वहां पर रंगपुर रेंजर्स की टीम ने पहले टॉस जीता, पहले बैटिंग करी, 162 रन बना दिए 5 विकेट के नुकसान पर। तो आप देखें तो पहले मैच में भी 165 बना, सेकंड मैच के अंदर भी पहली इनिंग के अंदर 160 प्लस का स्कोर बना, 5 विकेटें गिरी, और साथ ही साथ उसको चेज करने उतरी गयाना की टीम 154 के स्कोर पर ऑल आउट हो गई। और दिक्कत इनको भी उन्हीं गेंदों पर हुई जो गेंद पिच पर फंस करके लगातार बल्ले पर आ रही थी, यानी कि आसानी से कोई भी गेंद यहां पर बल्ले पर आ नहीं रही थी। क्योंकि मैच के आगे बढ़ने के साथ साथ जैसे जैसे पिच यूज्ड टू होती चली जा रही थी ना, स्पिनर्स को तो हेल्प मिल ही रही थी, तेज गेंदबाजों की भी गेंदें यहां पर फंस करके बल्ले पर आ रही थी। इवन रंगपुर रेंजर्स की टीम में तो खालिद अहमद नाम के बॉलर हैं, बांग्लादेश के, जो एक बहुत पुराने राइट एंड मीडियम पेस बॉलर, जिनको बहुत सारे लोगों ने पूरी तरह से राइट ऑफ ही किया होगा, लेकिन उनकी स्लोअर वंस इतनी ज्यादा घातक साबित हुई कि उन्होंने 4 विकेटें ले ली, और वहां पर टोटल 6 विकेटें पेसर्स ने ली, 4 विकेटें स्पिन ने ली सेकंड इनिंग के दौरान। पावर प्ले में यहां पर कुछ खास मदद मिली नहीं तेज गेंदबाजों को। लेकिन इन दोनों मैचों को देख करके एक चीज तो साफ हो गई कि पिच यहां पर जो होगी ना, जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा वो निश्चित तौर पर स्पिनर्स को गेम में लेकर के आएगी। स्लोअर वंस जो तेज गेंदबाजों की बॉलें होंगी वो भी बल्ले पर फंस करके आएगी। तो बैटिंग करना मैच के आगे बढ़ने के साथ साथ उतना आसान होगा नहीं। और साथ ही साथ चूंकि सुबह का मैच है वहां के लोकल टाइम के हिसाब से, तो थोड़ी बहुत पहली इनिंग के दौरान हेल्प होगी, जो एयर में मॉइस्चर होगा उसकी वजह से थोड़ी बहुत तेज गेंदबाजों को हेल्प मिलेगी। तो ओवरऑल एक तगड़ा बैलेंस मैच यहां पर होता दिखाई पड़ेगा, जहां पर सब कुछ अगर आप मिला करके देखें तो गेंदबाजों का ही बोलबाला होने वाला है। और ना सिर्फ इन दोनों मैचेस में जो इस सीजन के दोनों मुकाबले खेले जा चुके हैं, इवन इसके पहले के 4 और मुकाबले अगर यहां पर उठा करके देख लें तो इन चारों मैचेस में भी ओवरऑल जो रिजल्ट निकल करके आया, मिला करके पहले बैटिंग करने वाली टीमों ने ही 6 के 6 मैचेस जीते हैं, और सभी में रिजल्ट वही रहा है कि सेकंड इनिंग में, यानी कि मैच के आगे बढ़ने के साथ साथ यहां पर मीडियम पेस बॉलर्स की जो फंसी हुई गेंद होती है, स्लोअर वंस और साथ ही साथ स्पिन बॉलर्स की बॉलें वो बल्ले पर फंस करके आती है तो मुश्किलें पैदा करती हैं। और इसी वजह से स्पिन को भी 45 विकेटें मिली, जबकि पेस को 35 विकेटें ही हैं पिछले 6 मैचेस में, जिसमें स्पिन की 45 में से 31 विकेटें तो सेकंड इनिंग के अंदर हैं, और पेस की भी 35 में से 20 विकेटें सेकंड इनिंग के अंदर हैं। और यही सारे जो आंकड़े हैं क्लियर कर देते हैं कि पिच किस तरीके का व्यवहार करने वाली है। तो आज के इस मैच के पहले जब मैच स्टार्ट होगा, टॉस का रिजल्ट आ जाएगा, तो ये देखना सबसे इंपॉर्टेंट होगा कि जहां पर जिस पिच पर दोनों मुकाबले खेले गए, क्या उसी पर आज का मैच भी होगा या कोई फ्रेश पिच होगी। तो उसका अपडेट आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर कर दूंगा, और साथ ही साथ उसके बेसिस पर जो फाइनल टीम बनेगी वो भी टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर आपको मैं बता दूंगा। तो दोनों को जाकर के ज्वाइन जरूर कर लीजिए। चैनल्स को ज्वाइन करने का जो लिंक है टेलीग्राम और व्हाट्सएप को, वो आपको इसी वीडियो के या तो डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वहां पर भी लिंक मिल जाएगा, या तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जो सबसे ऊपर टॉप वाला पिन किया हुआ कमेंट है वहां पर भी लिंक आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर मिल जाएगा। दोनों को क्लिक करके ज्वाइन करके रखिए, ताकि आपको पिच के बारे में भी और साथ ही साथ टीम के बारे में भी, जो स्मॉल लीग की बनेगी उसका अपडेट आपको यहाँ पर टाइमली मिल जाए, और अपनी टीम लगा करके आप शानदार विनिंग कर पाए, जैसा कि हमने पहले मैच में किया भी था जो दुबई कैपिटल्स का मैच हुआ था।
जो हमने अभी देखा पिच रिपोर्ट में भी। बाकी अगर आप देखें जो प्लेइंग इलेवन या बैटिंग ऑर्डर बनते दिखाई पड़ रही होबार्ट हरिकेन्स की तरफ से, जो कि ऑस्ट्रेलिया की पिछले सीजन की बीबीएल चैंपियन टीम है। तो हालांकि ये टीम काफी हद तक अगर आप देखें तो उस तरीके की टीम है नहीं जहां पर बेन मैकडरमट ओपन कर सकते हैं साहिबजादा फरहान के साथ। इसके बाद मैकलिस्टर राइट है, निखिल चौधरी है, मोहम्मद नवाज है, मोहम्मद नबी है, जैक डोरान है जो कि इनके लोअर ऑर्डर के बैटर है। बाकी ओडिन स्मिथ के साथ साथ जैक्सन बर्ड है, मार्कस बीन है, बिली स्टैनलेक। ये प्लेइंग इलेवन या बैटिंग ऑर्डर मेरे हिसाब से उतरते दिखाई पड़ रही है, चूंकि 13 मेंबर का स्क्वाड इन्होंने अनाउंस किया है। तो बाकी दो प्लेयर जो है टीम वार्ड और राफ मैकमिलन जो कि ऑफ स्पिन बॉलर हैं, वो आपको बेंच पर बैठे दिखाई पड़ सकते हैं। बाकी जिस तरीके की प्लेइंग इलेवन है उसकी बेसिस पर जो पावर प्ले और डेथ ओवर के बॉलर्स होंगे उनके नाम आप यहां पर देख सकते हैं, जो कि निश्चित तौर पर होबार्ट हरिकेन्स को लीड करेंगे यहां पर। और उसके बाद होबार्ट हरिकेन्स के ही इन्हीं 13 के 13 प्लेयरों का रिकॉर्ड क्या रहा है T20 फॉर्मेट के अंदर, उसको भी आप यहां पर देख सकते हैं करियर। जो कि कुछ ऐसे प्लेयर्स तो निश्चित तौर पर है, जैसे अब बेन मैकडरमट को तो सभी जानते होंगे काफी हद तक, जो ऑस्ट्रेलिया के लिए भी खेल चुके हैं, बिग बैश में भी लगभग सभी लोग इनको अपनी फैंटेसी की टीम में लेके जाते हैं। लेकिन साहिबजादा फरहान के तौर पर निश्चित तौर पर एक प्लेयर है पाकिस्तान के, जिनके बारे में आपको देखना होगा। 120 में 3659 रन है, 34 का बैटिंग एवरेज है। T20 फॉर्मेट की बात कर रहा हूं जहां पर पहली इनिंग का 34 का एवरेज है, तो सेकंड इनिंग का केवल 18 है। तो पहली इनिंग में ही ओवरऑल आपको ये बेहतर खेलते दिखाई पड़ते हैं। ठीक उसी तरह से मैकलिस्टर राइट का भी 25 का बैटिंग एवरेज है, 457 रन 21 मैच में, एक हार्ड हिटर है। इसके बाद निखिल चौधरी तो ऑलराउंडर हैं ही, और इसके बाद अगर बात करें तो मोहम्मद नवाज और मोहम्मद नबी को तो कौन ही नहीं जानता। इसके साथ साथ जैक डोरान और मोहम्मद नवाज तो वो प्लेयर हैं जो कभी भी पाकिस्तान की तरफ से इंडिया के लिए खेले हैं, तो आप इनको इंडियन प्लेयर ही मान करके चलिए। आपको याद भी होगा कई सारे मैचेस तो कई बार इन्होंने इंडिया को जीतने में मदद करी है। बाकी जैक डोरान 11 मैच केवल 62 रन है। ओडेन स्मिथ के 101 मैच में 774 रन भी है, 97 विकेटें भी हैं। और बाकी जैक्सन बर्ड, बिली स्टैनलेक तो बड़े प्लेयर्स हैं डोमेस्टिक लेवल पर ऑस्ट्रेलिया के। मार्कस बीन एक नए प्लेयर हैं जो कि बाएं हाथ के तेज गेंदबाज, 2 मैच में 2 विकेट ले चुके हैं। और उसके साथ साथ टीम वार्ड और रैफ मैकमिलन, ये अभी तक T20 में डेब्यू नहीं किया इन लोगों ने, लेकिन लीस्ट है यानी कि वनडे डोमेस्टिक में 4-4 मुकाबले खेले, उसमें जो परफॉर्मेंस आप उसको देख सकते हैं। तो एक्सपीरियंस जो है T20 फॉर्मेट में जो भी ये लोग लेकर के आते हैं, जो होबार्ट हरिकेन्स के लिए खेलेंगे आज के इस मैच में, उनके बारे में तो आपने जान लिया। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप इनका फॉर्म भी देखें कि रिसेंट टाइम में किस तरीके का खेल इन्होंने दिखाया है, तो बेन मैकडरमट एक ऐसे प्लेयर है कि बड़े नाम तो हैं, हालांकि रिसेंट फॉर्म अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छा है नहीं। केवल एक 39 की पारी, एक 42 की पारी, एक 34 की पारी बीच बीच में आई है, लेकिन इस टीम की तरफ से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे। और जब आप अपनी टीम बनाने जाएंगे फैंटेसी की ना, तो आप देखेंगे कि बेन मैकडरमट सभी की टीम में आपको देखने को मिलेंगे, निखिल चौधरी आपको सभी की टीम में देखने को मिलेंगे, काफी हद तक मोहम्मद नवाज और मोहम्मद नबी भी सभी की टीम में आपको देखने को मिलेंगे। और साथ साथ यहाँ पर जैक्सन बर्ड और इसके अलावा बिली स्टैनलेक, जब इनका प्लेइंग इलेवन और बैटिंग ऑर्डर आउट होगा, जब अपनी फैंटेसी की टीम आप बनाने जाएंगे ना, तो होबार्ट हरिकेन्स की तरफ से कम ये कुल मिलाकर के 6 प्लेयर है जो कि सभी की टीम में आपको देखने को मिलने वाले हैं। अब चूंकि ये सभी की टीम में देखने को मिलने वाले हैं, ना सिर्फ सभी के बल्कि आप भी कोशिश करेंगे इन्हीं 6 प्लेयरों को लेकर के जाएं। बड़े नाम है ऑब्वियसली, तो बनता भी है लेना, लेकिन उसमें से बेन मैकडरमट तो बहुत अच्छे फॉर्म में दिखाई नहीं पड़े हैं। निखिल चौधरी भी अगर आप देखें तो बॉलिंग तो लगातार हर मैच में कर रहे हैं, बीच में केवल यहां पर 1 विकेट है। बल्ले से भी देखा तो 1, 14, 27, 39, 36, 29 की पारियां हैं। टैलेंटेड प्लेयर तो हैं। और ये जो रिसेंट फॉर्म के नंबर्स आप निखिल चौधरी के देख रहे हैं ना, ये जहां पर खेले हैं बैटिंग ऑर्डर में नीचे आए हैं, उतना बड़ा रोल इनका होता नहीं, ज्यादा गेंदें फेस करने का मौका मिलता नहीं, लेकिन यहां पर मिलेगा निश्चित तौर पर, काफी उम्मीद उसकी है। तो निश्चित तौर पर जो इनका सिलेक्शन परसेंटेज है और जैसे ये खिलाड़ी हैं उसको काफी हद तक जस्टिफाई करता है। इवन बेन मैकडरमट को लेकर भी मैं यही कहूंगा कि फॉर्म में तो नहीं है, लेकिन इनका सिलेक्शन काफी हद तक जस्टिफाइड है। बड़े नाम है, इनको लेकर के जाना निश्चित तौर पर पड़ेगा ही आपको स्मॉल लीग की टीम अगर आपको बनाना है। और उसके साथ साथ मोहम्मद नबी और मोहम्मद नवाज जो ऑलराउंडर्स के तौर पर खेलेंगे, दोनों का फॉर्म अगर आप देखें तो ठीक ठाक है। और जो यूटिलिटी लेकर के आते हैं और जिस तरीके की पिच यहां पर देखने को मिल रही है अब, तो दोनों स्पिन बॉलर्स काफी इंपॉर्टेंट होंगे। तो जस्टिफाइड सिलेक्शन है ना सिर्फ इनका, बल्कि जैक्सन बर्ड और बिली स्टैनलेक तो बहुत बड़े बॉलर्स हैं ऑस्ट्रेलिया के खास करके, और दोनों अच्छे फॉर्म में भी हैं, तो इन दोनों का सिलेक्शन जस्टिफाइड है। तो फैंटेसी की टीम में तो यही 6 सबसे बेस्ट ऑप्शन हैं जिनको आप इस टीम की तरफ से लेकर के जा सकते हैं, जिसमें से कुछ प्लेयर फॉर्म में हैं, कुछ नहीं है, लेकिन स्टिल उनकी यूटिलिटी काफी बेहतर बनते हैं। लेकिन उसी में अगर आप देखें तो एक साहिबजादा फरहान का नाम है जो कि काफी अच्छे फॉर्म में रिसेंट टाइम में रहे हैं। आप इनको निश्चित तौर पर बेन मैकडरमट की जगह पर ट्राई कर सकते हैं, जो कि निश्चित तौर पर अगर आप कोई इनफॉर्म प्लेयर लेकर के जाना चाहते हैं तो वो काम आप यहां से कर सकते हैं, जिसमें बेन मैकडरमट एक बेहतर ऑप्शन नहीं हो सकते शायद फॉर्म की बेसिस पर। तो साहिबजादा फरहान को अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो आप उनको पिक करिए। मैकलिस्टर राइट एक ऐसे प्लेयर है ना जो हार्ड हिटर है, हिट एंड मिस टाइप के प्लेयर है, इनको तो मैं सजेस्ट करता भी नहीं स्मॉल लीग के लिए, लेकिन निश्चित तौर पर T20 फॉर्मेट का गेम है, पहली इनिंग की बैटिंग है, तो आप इनको भी पिक कर सकते हैं। तो एक रिस्की ऑप्शन तो है यहाँ पर, रिस्की इन द सेंस ऑफ स्मॉल लीग,
हालांकि अगर आप देखें फॉर्म के बेसिस पर तो ज्यादा बेहतर पिक है साहिबजादा फरहान। मैकलिस्टर राइट तो निश्चित तौर पर ग्रैंड लीग के एक अच्छे ऑप्शन होंगे ही। जेक डोरान जितना नीचे बैटिंग करते उतने वैल्यूएबल प्लेयर है नहीं हमारे लिए, लेकिन ओडिन स्मिथ जरूर, अगर आप देखें तो फॉर्म तो बहुत बेहतर नहीं है बल्ले से और गेंद दोनों से भी, लेकिन बैटिंग तो वैसे भी बहुत नीचे करेंगे तो उसका रोल होता नहीं ज्यादा, लेकिन बॉलिंग कितना करेंगे ये भी देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप देखें तो इनके पास ऑलरेडी काफी सारे बॉलर हैं मेन बॉलर, निश्चित तौर पर छठे बॉलर के तौर पर खेलेंगे, 2 से 3 ओवर करेंगे, तो ये भी एक ग्रैंड लीग के एक अच्छे ऑप्शन जिनको आप रोटेट करके टीमों में ट्राई कर सकते हैं, ना सिर्फ इनको बल्कि मैकलिस्टर राइट को भी। हालांकि बहुत सारे लोग स्मॉल लीग में भी इनको प्रेफर कर सकते हैं। मार्कस भी एक निश्चित तौर पर डिफरेंशियल बॉलिंग ऑप्शन बन सकते हैं अगर पहली इनिंग की बॉलिंग हुई, खास करके इवन सेकंड इनिंग की भी। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज सामने दुबई कैपिटल्स की टीम है, उनके बॉलर बैटर कैसा खेलते हैं बाएं हाथ की तेज गेंदबाजी, तो उसके बेसिस पर इनको पिक करना है या नहीं, तो आपको आगे प्लेयर बैटर में मिलेगा। बाकी टिम वार्ड और राफ मैकमिलन उतने बेहतर ऑप्शन है नहीं, निश्चित तौर पर मैकमिलन जो कि एक ऑफ स्पिन बॉलर है तो स्पिन बॉलिंग ऑप्शन के तौर पर एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं, जो कि निश्चित तौर पर इस पिच से मदद भी मिलती है स्पिनर्स को, तो ये चीज आपको यहाँ पर देख करके रखनी है। तो ये जो रिसेंट फॉर्म आपने देखा ना, उसकी बेसिस पर कौन से प्लेयर बेस्ट होंगे, उसके अलावा कौन से आपके ऐसे प्लेयर हैं जो डिफरेंशियल ऑप्शन के तौर पर आपकी टीम में आ सकते हैं, उसके बारे में तो आपने समझ लिया। लेकिन उन्हीं का अगर आप हेड टू हेड के नंबर देखने आएंगे तो ये दोनों टीमें आपस में पहली बार खेलेंगी, निश्चित तौर पर चैंपियन टीम है अपने अपने डोमेस्टिक लेवल की, तो आपस में तो क्रिकेट खेलती नहीं ये लोग, तो हेड टू हेड का तो कोई आंकड़ा मिलेगा नहीं। वेन्यू पर आकर के देखेंगे तो मोहम्मद नबी इस मैदान पर ऑलरेडी 4 मैचेस खेल चुके हैं, टी20 के 8 विकेट ले चुके हैं 50 रन बनाने के साथ साथ। बाकी ओडिन स्मिथ भी यहाँ पर 15 मैचेस खेल चुके हैं, लेकिन केवल 11 विकेट 177 रन भी हैं, तो बहुत अच्छा सैंपल साइज यहाँ पर है नहीं, लेकिन निश्चित तौर पर मोहम्मद नबी एक बेस्ट ऑप्शन दिखाई पड़ गए हैं। लेकिन ये तो आप समझ ही चुके हैं कि कौन से प्लेयर बेस्ट होंगे और कौन से रिस्की होंगे और कौन से ग्रैंड लीग के लिए बेहतर ऑप्शन होंगे, खास करके इस होबार्ट हरिकेन्स की टीम की तरफ से, वो तो आपने समझ लिया है। बाकी यहाँ पर आपके सामने प्लेयर बैटल के आंकड़े भी हैं, जहां पर आप वीकनेस देखते हैं बैटर्स की, जिसमें बेन मैकडरमट की बात करें तो निश्चित तौर पर ऑस्ट्रेलियन प्लेयर तो स्पिन बॉलिंग अटैक वो इनको निश्चित तौर पर परेशान करेगी, जिसमें लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग पर ये सबसे ज्यादा विकेट देते हैं टी20 फॉर्मेट में, 327 गेंद पर 379 रन बना करके 18 बार। स्ट्राइक रेट भी टी20 के हिसाब से काफी कम है, विकेटें भी काफी बार गंवा चुके हैं, लगभग 20 का एवरेज है, और उसमें साकिब अल हसन भी इनको एक बार आउट कर चुके हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर साहिबजादा फरहान भी स्पिन पर फंसते हैं, स्पेसिफिकली लेग स्पिन बॉलिंग 4 बार आउट हो चुके हैं। राइट आर्म फास्ट जो एक्सप्रेस पेस बॉलिंग होती है उस पर भी 4 बार आउट हो चुके हैं। इसके साथ साथ निखिल चौधरी भी एक्सप्रेस पेस बॉलिंग पर 31 गेंद पर 40 रन बना करके 6 बार। जब एक्सप्रेस पेस की बात होती है राइट आर्म फास्ट बॉलिंग की, यानी कि 140 प्लस की बॉलिंग, तो निश्चित तौर पर ऐसा बॉलर कौन सामने की टीम में है वो भी हम आगे देखेंगे। बाकी मैकलिस्टर राइट भी उसी तरीके की राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलिंग पर आउट होते रहे हैं, निश्चित तौर पर हार्ड हिटर हैं, शुरू में ही बैटिंग करने आते हैं तो वो मौका तो बनता है। बाकी मोहम्मद नवाज का कोई डेटा मिलेगा नहीं, मोहम्मद नबी लेग स्पिन पर फंसते हैं, निश्चित तौर पर थोड़ा 21 बार आउट हो चुके हैं 367 रन बना करके। साकिब अल हसन भी इनको 2 बार आउट कर चुके हैं, तो ये सारे ऑप्शंस हैं जिनकी वीकनेसेस आपने देख ली होबार्ट हरिकेन्स की तरफ से, और ये भी समझ लिया कि कौन से सेफ ऑप्शन है कौन से रिस्की। उसके बाद दूसरी टीम की तरफ आए जो ऑलरेडी एक मुकाबला खेल चुकी है, वो टीम है दुबई कैपिटल्स की, जिनकी तरफ से साकिब अल हसन ने पिछले मैच में कमाल की परफॉर्मेंस करी। अगर आप देखें तो इन्होंने टोटल पूरे 4 ओवर करे भी, 4 विकेटें भी ली, बल्ले से भी हाफ सेंचुरी लगाई, जबकि ओरिजिनली ये टीम में नहीं थे। केशव महाराज के बाहर जाने की वजह से इनको टीम में लेकर के आया गया अभी 2-3 दिन पहले ही, और आकर के इन्होंने पहले मैच में धमाका कर दिया। बाकी बैटिंग ऑर्डर तो आपके सामने है ही, और बॉलर्स जो पहले मैच में बॉलिंग करते दिखाई पड़े, जिसमें डोमिनिक ड्रेक्स ने पूरे 4 ओवर के बढ़िया बॉलिंग करी, 26 रन दिए, केवल 1 विकेट लिया। कलीम सना थोड़ी सी पिटाई हो गई, 3 ओवर करे इन्होंने। खुजैमा बिन तनवीर ने भी 3 ओवर किया और आखिरी 20वां ओवर भी करने जहां पर 2 विकेट लेकर के गए। बाकी साकिब अल हसन के बारे में आपको बता ही चुका हूं, गुलबदीन ने केवल 2 ओवर किया, और आर्यमान वर्मा एक ऐसे ऑलराउंडर जो कि निश्चित तौर पर लेग स्पिन बॉलिंग करते हैं। सामने की टीम में बैटर ऐसे हैं जो लेग स्पिन बहुत अच्छा नहीं खेलते, और ये बॉलिंग करते हुए पिछले मैच पर 4 ओवर करके 1 ही विकेट लेके जा पाए थे, लेकिन यहां पर सिलेक्शन परसेंटेज इनका काफी क्वेश्चनेबल है, किसी ने टीम में रखा नहीं है। बाकी इनका बेंच आप यहां पर देख सकते हैं, इनमें से अगर कोई खेला तो उसके बारे में भी अभी आप आगे देखेंगे, चूंकि ये जो करियर के आंकड़े हैं ना, वो आपको हर एक प्लेयर के बारे में बता देता है कि किसी प्लेयर का टी20 फॉर्मेट में क्या एक्सपीरियंस है, चाहे वो कैस अहमद हो, चाहे खालिद शाह लेफ्ट हैंडेड बैटर हो, और चाहे वो फरहान खान जैसे 7 मैच पर 4 विकेट लेने वाले गेंदबाज हो। हालांकि जीशान नसीर का कोई टी20 का डेटा मिलेगा नहीं, क्योंकि इनको डेब्यू करना है। बाकी आर्यमान वर्मा ने अभी पिछले ही मैच में पहला टी20 मुकाबला खेला, तो उसमें क्या परफॉर्मेंस करी, जेसी भूटान ने क्या परफॉर्मेंस करी, वो भी आप देखेंगे। बाकी प्लेयर्स का भी टी20 का डेटा तो आपके सामने है ही, जिसको देखिएगा जरूर। लेकिन रिसेंट फॉर्म देखने अगर आप आएंगे तो जैसा मैंने आपको बताया कि टीम ऑलरेडी एक मैच खेल चुके हैं, जिसमें सैदिकुल्लाह अटल ने 41 रन की पारी खेली, निरोशन डिकविला ने 15 रन की पारी खेली थी। ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया रनों का मामला, निरोशन डिकविला ने एक्चुअली 15 रन बनाए थे और सैदिकुल्लाह अटल ने 41 रन, और 41 रन बनाए ही नहीं थे, अच्छी
खासे अंतर से यानी कि अच्छे स्ट्राइक रेट से बनाए थे 28 गेंदों पर। बाकी गुलबदीन नईब तो कुछ खास कमाल कर नहीं पाए। कलीग में एलिम केवल यहाँ पर 3 ही रन बना पाए, लेकिन साकिब का आपको हमने बताया कि 58 नबाद की पारी खेली, 4 विकेटें भी ली। बाकी जॉर्डन जॉनसन कुछ खास कर नहीं पाए, काफी नीचे बैटिंग करे, जैसे भूटान भी, तो उतना रोल इनका बनता है नहीं हमारे स्मॉल लीग की बेसिस पर। डोमिनिक ड्रेक्स ने ना सिर्फ 4 ओवर किए बल्कि अच्छे 4 ओवर करे, विकेट भी लेकर के गए। बाकी आर्यमान वर्मा स्पिन बॉलर के तौर पर एक ही विकेट ले पाए, लेकिन बॉलिंग बहुत अच्छी करी थी और आज के इस मैच के लिए वन ऑफ द बेस्ट डिफरेंशियल बॉलिंग ऑप्शन है। और उसके साथ साथ कलीम सना तो नहीं चले, लेकिन खुजैमा बिन तनवीर, जिनका आपको ने बताया था पिछले वाले मैच में इन्होंने 20वां ओवर भी किया था आखिरी, जहां पर इनको 2 विकेट मिल गई थी। तो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस पिछले मैच की रही उसकी बेसिस पर सिद्दीकुल्ला अटल तो एक बेस्ट ऑप्शन है ही। साथ ही साथ आप देखेंगे तो काफी हद तक निरोशन डिकविला भी काफी सारे लोगों की टीम में होंगे। निरोशन डिकविला के साथ साथ अगर देखें तो साकिब अल हसन लगभग सभी की टीम में होंगे। और इन तीनों प्लेयरों के साथ साथ डोमिनिक ड्रेक्स हैं, और काफी हद तक ये चारों प्लेयरों के अलावा ज्यादातर किसी के बारे में लोगों को या तो पता नहीं है या तो उनको लोगों ने अपनी टीम में रखा नहीं है। निश्चित तौर पर आर्यमान वर्मा के बारे में आपको मैं 2-3 बार मेंशन कर ही चुका हूं। ये एक ऐसे प्लेयर है ना जो किसी की टीम में नहीं है, लेकिन आज के इस मैच में आपको वन साइडेड मैच जिताने वाले प्लेयर बन सकते हैं। और साथ ही साथ गुलबदीन नईब, हालांकि पिछला मैच बहुत अच्छा नहीं खेल पाए, लेकिन निश्चित तौर पर सभी की टीम में होंगे। टीम के कप्तान भी हैं, नंबर 3 पर बैटिंग कर रहे हैं, और कप्तान है तो बॉलिंग भी करेंगे। तो ये टॉप के तीनों खिलाड़ी, साथ ही साथ साकिब अल हसन, और साथ ही साथ यहाँ पर देखेंगे तो जो डोमिनिक ड्रेक्स हैं, ये 5 प्लेयर सभी की टीम में होंगे। लेकिन उनके अलावा एक आर्यमान वर्मा का नाम है, एक खुजैमा बिन तनवीर जिन्होंने पहले मैच में 2 विकेट लिया। ये दोनों एक बेहतर ऑप्शन होंगे डिफरेंशियल, खास करके पहली इनिंग की बॉलिंग में, और आर्यमान वर्मा तो सेकंड इनिंग की भी बॉलिंग में, जिनको आपको लेके जाना ही जाना है। तो ये क्यों ऐसा करना है ये तो आपको मैंने बता दिया कि तो पहले मैच की परफॉर्मेंस, और साथ ही साथ आर्यमान वर्मा की यूटिलिटी जो लेग स्पिन बॉलर के तौर पर है, इनको निश्चित तौर पर आपको लेके जाना ही जाना है, जो कि हम निश्चित तौर पर निरोशन डिकविला के जहां पर लेके जा सकते हैं। ये बात क्लियर करने के बाद हेड टू हेड का तो कोई डेटा मिलेगा नहीं, ये चीज आपको मैं बता ही चुका हूं। और इस वेन्यू पर भी अगर आप देखें तो इस टीम के जो प्लेयर्स खेले उसमें निरोशन डिकविला के 2 मैच में 43 रन है, गुलबदीन के 2 मैच में 4 रन है, कोई विकेट नहीं है, खदीम अली के 5 मैच में 65 रन है, कोई विकेट नहीं है, और साकिबुल के 9 मैच में 129 रन है, 14 के एवरेज है, 10 विकेटें हो चुकी हैं। और साथ ही साथ अगर आप देखें तो डोमिनिक ड्रेक्स के 7 मैच में 6 विकेटें हैं, और रोमन पावेल खेले हैं, लेकिन पता नहीं आज का मैच खेल पाएंगे या नहीं। लेकिन यहीं पर कैस अहमद भी 3 मैच में 5 विकेट ले चुके हैं, तो एक अच्छा ऑप्शन इस टीम के पास है। जो बेंच पर थे पिछले मैच में नहीं खेले थे, खेलते हैं तो निश्चित तौर पर एक अच्छा ऑप्शन होंगे। तो ये तो चीज आप समझ चुके हैं कि निरोशन डिकविला की जगह पर मैं आर्यमान वर्मा को प्रेफर करूंगा आज के इस मैच में। और बाकी मेरी टीम में डोमिनिक ड्रेक्स आर्यमान वर्मा के साथ रहेंगे ही रहेंगे। साकिब अल हसन एक बेस्ट ऑप्शन है ही, सिद्दीकुल्ला अटल को मिस नहीं करना है। बाकी गुलबदीन नईब पहले मैच में जरूर नहीं चले, लेकिन स्टिल एक अच्छा और जबरदस्त ऑप्शन इस मैच में होंगे, जिनको अपनी टीम में आपको लेकर के जाना है। बाकी बेंच पर से कोई ऑप्शन तो है कैस अहमद, जिनको अपनी टीम में लेकर जा सकते हैं। और एक और ग्रैंड लीग का कोई ऑप्शन है तो वह है खुजैमा बिन तनवीर, जिन्होंने पिछले मैच में 2 विकेट लिया था। और बाकी प्लेयर बैटल के आंकड़े देखने आए तो सिद्दीकुल्ला अटल लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग पर फंसते हैं। सेम चीज आपको कदीम एलिन के साथ भी देखने को मिलेगी, लेकिन गुलबदीन नईब और साथ ही साथ निरोशन डिकविला का कोई T20 में सामने की टीम के खिलाफ प्लेयर बैटल का डेटा नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ साकिब अल हसन मोहम्मद नबी पर 3 बार आउट हो चुके हैं। मोहम्मद नबी ऑफ स्पिन बॉलिंग करते हैं, लेफ्ट हैंडेड बैटर हैं, तो वो बैटल बनता भी है, तो नबी इनको 3 बार आउट कर भी चुके हैं। रोमन पावेल जो कि निश्चित तौर पर वेस्ट इंडियन खिलाड़ी हैं, तो स्पिन के सामने फंसेंगे ही फंसेंगे। हालांकि पिछला मैच खेले नहीं थे, देखना पड़ेगा आज खेलते हैं या नहीं। तो ओवरऑल ये दोनों तो हमने देख लिया कि दोनों टीमों की तरफ से क्या उनकी वीकनेसेस हैं, क्या उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। बाकी बॉलिंग और बैटिंग को मिला दें तो काफी हद तक वेल बैलेंस्ड टीमें हैं दोनों। अगर आप देखें तो होबार्ट हरिकेन्स का पेस अटैक ज्यादा बेहतर है, ज्यादा एक्सपीरियंस के साथ दिखाई पड़ता है। वहीं पर अगर आप देखें डीसी की टीम तो उनके पास स्पिन अटैक थोड़ा सा बेहतर है, और पिछले मैच भी परफॉर्म करके आया है। तो ओवरऑल आज के इसमें जब अपनी टीम आप जब बनाएंगे ना, तो साकिब अल हसन और मोहम्मद नबी सबसे कॉमन और फेवरेट कप्तान है, बस कप्तान के ऑप्शन होंगे। लेकिन उसी में गुलबदीन नईब भी हैं, बेन मैकडर्मट भी हैं, और निरोशन डिकविला भी हैं, जो कि ग्रैंड लीग के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं आपकी टीम में। न सिर्फ टीम में आ सकते हैं बल्कि कप्तान है, बस कप्तान भी बन सकते हैं ग्रैंड लीग की टीमों में। बाकी फाइनल टीम क्या बनेगी वो तो टॉस के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल किस प्लेयर को अपने टीम में लेकर के जाना है वो चीज आपको मैं बता ही चुका हूं दोनों टीमों की तरफ से। लेकिन फाइनल टीम और फाइनल पिच रिपोर्ट के लिए आपको जाना है टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लेना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन कमेंट है वहां पर मिल जाएगा, जाकर के ज्वाइन हो जाइए ताकि सारे अपडेट्स मिल जाए। उससे भी जरूरी है कि वीडियो शुरू से अंत तक पूरा देख लीजिए, वैसे भी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी कि टीम कब और कैसी बनानी है। तो फिलहाल ये वीडियो यहाँ पर होता है कंप्लीट, पूरा जरूर देखिएगा। चलते हैं, नमस्कार।